अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकराम उल्लाह जोया और आज पॉलिटिकल एनालिसिस के हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एजाज़ अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जीएनएन के सीनियर रिपोर्टर हैं और बिलखसूस पीपल्स पार्टी की ये बीट काफ़ी अर्से से कर रहे हैं। एजाज़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एजाज़ साहब, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो बनी है उसमें सबसे बड़ा उनको चैलेंज जो है वो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त नून लीग और ये जो क़यादत है उसका और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक इस वक्त का जो लाएअमल है, क्या दोनों एक ही पेज पर हैं या कुछ ऐसी बातें जो कि उनकी अपोजिशन की जानिब से ये कही जाती हैं? और एक लेटर भी जो है अपोजिशन की जानिब से ये लिखा गया था, इमरान खान ने एक लेटर भी IMF को लिखा था, तो क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, हुकूमत के जो चैलेंज है ना, वो हुकूमत की जमातों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। मसलन नून लीग को ये चैलेंज दरपेश है कि वो मौजूदा जो सख्त माशी सूरत हाल है, दिगरगुं होती हुई मैशत है, उसको कैसे संभाले, उसको कैसे इम्प्रूव करे। IMF के साथ दूसरा जायज़ा होना है इस क्वार्टर का। इस 6 महीने गुज़िश्ता 6 महीने का पहला हो गया था निगरान हुकूमत के साथ। तो अब IMF की टीम पाकिस्तान पहुँच रही है, कल से वो जायज़ा शुरू होना है, 18 तक जायज़ा रहेगा। लेकिन IMF के साथ डील अगर फाइनल भी हो जाती है तो भी पाकिस्तान को इस साल $25 अरब का कर्जा अदा करना है और वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब ऐसे में वो चैलेंज है। फिर नून लीग की को कुछ अदारों की निष्कारी पर फोकस करना है। पिछली जो निगरान हुकूमत थी उसमें जो काबीना कमेटी बनी थी उसने PIA के हवाले से, पाकिस्तान स्टील के हवाले से कुछ काम कर लिया था। अब 13,000 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो PIA से जो है वो करने हैं, फारिग करने हैं, उनको गोल्डन हैंडशेक देना है या उनको मुलाजमतों से बर्खास्त करना, जो भी है। वो 13,000 का इन्फ्लक्स जो है वो मौजूदा बढ़ती हुई बेरोज़गारी और महंगाई में अगर 13,000 लोग मज़ीद बेरोज़गार हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। पाकिस्तान स्टील को प्राइवेटाइज़ करना है, पाकिस्तान स्टील में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, फिर जो PIA है उसमें उसको देनी किसको है, ये भी एक बड़ा इशू है, क्योंकि कुछ इल्ज़ामात ये लग रहे हैं बहुत अरसे से कि पाकिस्तान में ही एक बैंकर हैं जो लेना चाहते हैं, कुछ और लोगों के नाम है, फिर 2-3 गैर मुल्की जो है वो कंपनियों के नाम आ रहे हैं, कोई कतर का नाम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एहतियात से गुजरना है। नून लीग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो अच्छा, दूसरी जानिब नून लीग को एक बड़ा चैलेंज दरपेश है बानी PTI का। जैसा मैं मदद आपको काट रहा हूँ, इसी के साथ ही मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता जो है निगरान हुकूमत में भी ये बात हो रही थी, उसी गुज़िश्ता हुकूमत में नून लीग इस चीज़ के ऊपर भी वर्किंग कर रही थी और वर्किंग जो है वो काफ़ी करीबी पहुंची थी। एयरपोर्ट्स जो है उसको भी आउटसोर्स करने जा रहे थे। तो इसी के साथ एयरपोर्ट्स के हवाले से भी बताइएगा कि क्या नून लीग के इस दफ़ा प्लान में ये भी शामिल होगा कि एयरपोर्ट्स जो हैं उनको भी आउटसोर्स करेंगे? जी, यकीनी तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए कुछ काम शुरू भी हो चुका है। वो अच्छा, एयरपोर्ट को आउटसोर्स करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दुनिया भर में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं बड़े, वो इसी तरह आउटसोर्स्ड हैं और कंपनियां, निजी कंपनियां चलाती हैं, हुकूमतों को टैक्स देती हैं। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़ा प्रॉब्लम है वो आपका जो नेशनल कैरियर है। दुनिया भर में नेशनल कैरियर जो है वो हुकूमतों की मिल्कियत भी हुआ करते हैं। उसमें आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कर लेते हैं, लेकिन हुकूमतें अपना हिस्सा बिल्कुल नहीं निकालती क्योंकि वो नेशनल फ्लैग का इशू होता है। अब वो PIA एक नेशनल कैरियर है, आपका PIA को प्राइवेटाइज करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है और उसमें लोगों ने बेरोज़गार होना है। तो एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग से लोग बेरोज़गार नहीं होंगे क्योंकि सिविल एविएशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो सिविल एविएशन के एम्प्लॉइज़ रहेंगे। वो आउटसोर्सिंग के नतीजे में जो रकम आएगी वो उनको मिलती रहेगी। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू है PIA की निजकारी। उसके साथ साथ ख़ास तौर पर चूँकि माशी सूरत दिगरगुं होती चली जा रही है, ख़राब हो रही है, उसमें और बानी PTI जो है वो अपना एक ऑनस्लॉट जारी रखे हुए हैं और वो हुकूमत को मुसलसल प्रेशर में रख रहे हैं। उसके नतीजे में हुकूमत जो है ख़ास तौर पर नून लीग, उसकी जो पब्लिक परसेप्शन है वो बिल्ड नहीं हो पा रही है और उसके लिए बड़ा चैलेंज ये है कि अगर वो PIA प्राइवेटाइज करती है और महंगाई बढ़ती है साथ साथ, जिसके चांसेस हैं, फिर वो लोग सड़कों पर आ सकते हैं। तो उनको लोगों को सड़कों पर आने से रोकना, ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है। वो उसमें कई चैलेंजेस उसके अंदर मौजूद हैं। तो वो ये है पीपल्स पार्टी के साथ तो डील करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने का जो मंशूर है अगर आप उसको देखें
तो वो एक सोशल वेलफेयर स्टेट के मंशूर की जानिब जाना चाहती है। अब उसमें पीपल्स पार्टी के लिए तो ये नामुमकिन बात है कि वो 13,000 लोगों को बर्दाश्त करे उनकी बेरोज़गारी, और ये रोज़गार भी इन्हीं लोगों ने दिया था। तो और फिर पीपल्स पार्टी कैसे बिहेव करेगी, पीपल्स पार्टी का दबाव कितना होगा, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान कैसे पुल का किरदार अदा करेंगे, तो ये आसिफ जरदारी के लिए चैलेंजेस हैं। खुद पीपल्स पार्टी के लिए भी चैलेंजेस हैं कि वो मौजूदा जो इकनॉमिक क्रंच है उसमें वो हुकूमत को किस हद तक दबाव में लाएगी और कहाँ तक दबाव सस्टेन किया जा सकता है पाकिस्तान पर, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। फिर पीपल्स पार्टी को अपने आप को रिसर्च करना है। पंजाब में भी पीटीआई का जो वोट बैंक है, जो पीपल्स पार्टी समझती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीआई के लोगों की जाने की वजह से स्पेस उसके लिए मौजूद है, उसको वो केटर कैसे करेगी और उसके लिए फिर वो उसको केटर करने के लिए हुकूमत पर कितना दबाव डालेगी, ये बड़े इश्यूज़ हैं। और इन्हीं इश्यूज़ की वजह से जो है वो नून लीग ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट को ज्वाइन कर ले, और पीपल्स पार्टी कैबिनेट को ज्वाइन करना नहीं चाहती, क्योंकि उसको भी ये पता है कि अगर कैबिनेट को ज्वाइन कर लिया तो फिर उसको वो शेयर करना पड़ेंगी चीज़ें, और वो शेयरिंग से बचने के लिए कैबिनेट में नहीं आना चाहती, ताकि एक दबाव भी बरकरार रखे, हुकूमत का हिस्सा भी रहे और हुकूमत का हिस्सा ना भी रहे। तो ये बड़ा चैलेंज है। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़े चैलेंजेस हैं। अभी हमने कल देखा कि अडियाला जेल के हवाले से जो सिक्योरिटी थ्रेट सामने आया है, उसके बाद 15 दिन की पाबंदियां आयद हो गई हैं। अब पीटीआई एक दूसरी पॉलिटिक्स करती है। अगर इमरान खान के साथ मुलाकातें ज़रूरी हैं, जो कि हो सकता है ज़रूरी हो, मसलन सैनेट के टिकट बांटने हैं, तो वो सैनेट के टिकट क्या शेरफ परवत ने बांटने हैं, 50 लोग दरख्वास्त दे देते हैं अदालत में और अदालतें भी उनको इजाज़त दे देती हैं। जेल मैनुअल क्या इजाज़त देते हैं, जेल रूल्स क्या कहता है, कहते हैं इनको देख कर करने की ज़रूरत है। और फिर दूसरा पीटीआई ये कहती है कि जी इमरान खान जो है वो आम कैदी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इमरान खान को बाकी कैदियों से, बाकी इंसानों से बुलंद समझते हैं। जो वहाँ अडियाला जेल में 3-4-5 हज़ार बल्कि तकरीबन 6 हज़ार कैदी हैं, वो क्या इंसान नहीं है? क्या उनको इस तरह की मुलाकातों की इजाज़त है? तो ये पीटीआई इसके लिए दबाव भी रखे हुए, अदालतों पर भी दबाव है, अदालतें उसके नतीजे में कुछ फैसले देती हैं जिससे हुकूमत पर दबाव आते हैं। तो इन सारे सिनेरियो में हुकूमत को इन चीज़ों को डील करना है और फिर इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चलना है। इस हुकूमत की एक परेशानी ये भी है कि खाली पीटीआई ही नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान भी मुखालिफ सिंध में खड़े नजर आते हैं, उनको खुश रखना है, उनको अपने साथ मिलाना है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो इस हुकूमत को अगले 2-3 साल तक कम से कम दरपेश रहेंगे। और उसमें अगर आपकी इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो जाती है या उसके लिए कोई रास्ता आप चुन लेते हैं और एक रोड मैप तैयार हो जाता है और उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो जाता है, तो फिर शायद हुकूमत जो है वो थोड़ा सा इत्मीनान के साथ हुकूमत कर सके, वरना मुझे नहीं लगता कोई शहबाज शरीफ हुकूमत इत्मीनान के साथ चल सके। जहाँ साहब आप कैबिनेट की बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट की तरफ जो है वो नहीं आएगी, दूसरी जानिब ये बताइएगा कि अब जो है नून लीग ने जो अपना वफाकी काबीना जो है वो तरतीब दी है, उस काबीना के जो अरकान जो मिनिस्टर्स इस वक्त बनाए जा रहे हैं, तो क्या वो इस कदर कैपेबल हैं कि वो मुआशी इशारियों को जो है वो बेहतरी की सिमत लेके जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक ये बड़ा इशू है, हम अपने आप को अमेरिका समझते हैं, अमेरिकी निज़ाम को नहीं समझते। अमेरिका में सदर जब आता है तो 3500 आदमी 4000 आदमी उसके साथ आता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये कि हमारा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, हमारा माशरती ढांचा ज़रा मुख्तलिफ है उसमें, लेकिन सियासतदान जो होता है उसकी नब्ज़, अवाम की नब्ज़ पर उसका हाथ होता है। सियासतदान को अगर फैसला सादी का मुकम्मल इख्तियार मिले और ये तो बेहतरी आ सकती है, कोई ऐसी इशू नहीं है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए कि पाकिस्तान में ऐसे वज़राए ख़जाना रहे हैं जो मईशत के माहिर नहीं थे, लेकिन वो सियासतदान थे। मगर डॉक्टर मुबशिर हसन सिविल इंजीनियर थे, लेकिन वो बतौर वज़ीर ख़जाना कामयाब तरीन वज़ीर ख़जाना थे, क्योंकि उनको ये पता था कि अवाम को कैसे मुतमईन करना है, अवाम को कैसे लेकर चलना है और अवाम की तरक्की के लिए क्या करना है। नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर ख़जाना रहे। ये ठीक है कि पंजाब में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो वो ज़राअत पंजाब की ज़रा नीचे आई, लेकिन नवाज शरीफ के जो फैसले नवाज शरीफ ने किए हैं उसका मैशत पर बड़ा असर पड़ा। मसलन पीली टैक्सी, आज भी आपको पीली टैक्सी दिखाई देती है। मसलन मोटरवेज, आज भी आपको जो आपकी
प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी, वो अब इजीली आप उसकी मूवमेंट हो सकती है, सेंट्रल एशिया तक उसकी मूवमेंट हो रही है और भी जगहों पर हो रही है, बैरून मुल्क में जा रही है। तो वो एक पॉलिटिकल विजन होता है ना। हम ये समझते हैं कि अगर ये पॉलिटिशियन है और इसने मैट्रिक पास किया और ये वजीर बन गया तो ये किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियन के हाथ में जब अगर इख्तियार होगा, सर्टेन कंडीशन आप लगा सकते हैं और पॉलिटिशियन की लीडरशिप चलेगी, क्योंकि उसने लीडरशिप प्रोवाइड करनी होती है वजारत में। ये एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ब्यूरोक्रेसी और ये बाबूज। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी हमने साल पुरानी बात है, 1.5 साल पुरानी, IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, 7 स्टार होटल में आपका वक्त ठहरा हुआ था। आप IMF को कैसे कायल करेंगे कि जो हुकूमती वक्त 7 स्टार होटल में ठहरा हुआ है, ये एक गरीब मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए का सूट पहन कर जाते हैं जब आप IMF से मुज़ाकरात करते हैं। उसके मुकाबले में आप इंडिया को देख लें, इंडिया में वज़राए खजाना जो है वो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट नहीं रहे, लेकिन उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया है। जिसको हम बहुत बुरा समझते हैं, वो जो लालू प्रसाद यादव, वो जब बिहार के वज़ीर आला बने, उन्होंने एक पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने कहा कि वो रेलवे उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो रेलवे स्टेशन बिहार के अंदर है, वहाँ बिहार के अंदर जो बिकने वाली चीज़ जो है ना, वो बनने वाली चीज़ वही बिकेगी। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के वो थे, कोलास थे या जो भी चीज़ें थी, वो वहाँ जो फैक्ट्रियाँ उसके अंदर बनाती थी, या वो चने से लेकर खाने पीने का सामान जो वहाँ बिहार में लोग बनता था, वही स्टेशन पर बिकता था। उसके नतीजे में बिहार की इकोनॉमी टर्न अराउंड हो गई। ये पॉलिटिकल विजन था। और हमारे यहाँ हम पॉलिटिकल शख्सियत को वजारत पर बिठाकर और मामला दे देते हैं बाबू के हाथ में, जिसका कोई विजन नहीं होता, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, वो फील्ड एक्सपर्ट नहीं होता, वो डंग टपाऊ अफसर होता है। और फिर हम ये कहते हैं कि जनाब, और फिर गाली शाली पड़ती है सियासतदान को, बाबू को कोई कुछ नहीं कहता। यही हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। अगर सियासतदान की कमांड होगी तो आप देखेंगे कि चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का शोबा हो, चाहे वो मनसूबाबंदी का शोबा हो, चाहे मईशत का शोबा हो, चाहे ज़राअत का, वो बेहतर होगा। आप इसकी एक और मिसाल ये कि 2008 में जब आसिफ अली जरदारी आए तो पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा था। उसके बाद पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गया था। आसिफ जरदारी को टेक्निकल आदमी तो नहीं, लेकिन बस सियासतदान है ना, ज़राअत को समझता है। उसने ज़राअत पर फोकस किया तो आपने 6 महीने में गंदम जो है वो एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गया, और आपने बाकायदा एक्सपोर्ट भी की। शुगर को इसी तरह आपने एक्सपोर्ट किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सियासतदान पर अगर ट्रस्ट किया जाएगा तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच एजाज साहब। नाज़रीन, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।